वेलकम एवरीवन, सभी का फिर स्वागत है फिजिक्स गुरुजी में। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा, पीछे से कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में अपन ने थोड़ा थोड़ा डाइपोल के बारे में डिस्कस कर लिया था, डाइपोल मोमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज अपन उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। थोड़ा सा बता देता तो रिकैप करवा देता हूँ ना, थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। डाइपोल क्या चीज है भाई, देख लो फिर वापस। ऐसा कोई दो सिस्टम का चार्जेस जहां पे दोनों चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर के हो और उनके बीच में डिस्टेंस 2l लेते हैं, है ना। डाइपोल क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस विद द टू चार्जेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। ऐसी कोई भी चीज होती है उसको डाइपोल बोलेंगे बेटा, ठीक है। हर डाइपोल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके बारे में डिस्कशन किया था अपने, डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट होता है एनी वन चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना। तो 2q हमारा डाइपोल मोमेंट आ गया था। डायरेक्शन अपन ने बात करी थी -q से लेके +q के बीच में डायरेक्शन होती है p वेक्टर की, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ, पिछले लेक्चर में मैंने मिस कर दी थी कि मैंने शुरुआत में इसका जो डिस्टेंस था इनके बीच का, ये डिस्टेंस x लिया था, ठीक है। और बाद में मैंने कहा था कि भाई इसको 2l लेना है, तो दिमाग में सवाल आना चाहिए सर 2l क्यों, है ना। हर जगह या तो l लेते हैं या x लेते हैं या फिर कुछ और लेते हैं, d ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 2l का क्या कंसेप्ट है? हर चीज के पीछे लॉजिकली कोई रीजन होता है फिजिक्स में, कोई भी चीज बेवजह नहीं होती है। अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 2l लेते हैं तो उसका कोई कारण होगा। वो कारण क्या है वो सुन लो आप, कि बेटे डाइपोल की जब स्टडी करते हैं तो जो मिड पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट हमारे बहुत काम का है ना। इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी, कि बार बार जरूरत पड़ेगी तो यहाँ का डिस्टेंस भी हमें बार बार काम में लेना पड़ेगा, काम में लेना पड़ेगा। अगर आप इसको x लेते या l लेते तो इसको l/2 या x/2 लेना पड़ता, ठीक है ना। और 2l ले लिया तो इस डिस्टेंस को सिर्फ l लेना पड़ेगा, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। समझ रहे बात को? तो हमारी सहूलियत के लिए हमने ऐसा लिया है 2l, ठीक है ना। या सिर्फ l लेता है x लेता तो डिस्टेंस आधे को x/2 l/2 लेना पड़ता, जो कि हमारी कैलकुलेशंस को लंबा कर देता, ठीक है ना। तो बस अपनी कैलकुलेशन पार्ट को इजी रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले से 2l लेके चलते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल में घुसने वाला हूँ, कुछ अटपटी बातें करूंगा तो आपको समझ आनी चाहिए कि सर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है बेटा। फर्स्ट हेडिंग डाली हमारी, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइपोल पढ़ रहे हैं। तो पहला हमारा कंसेप्ट रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कहां कहां पढ़ना है ये देख लीजिए बेटा। एक हमें पढ़ना है ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है बेटा जी। दूसरा पढ़ना है ऑन इक्वेटोरियल लाइन, और तीसरा पार्ट इसका सिलेबस में है कि नहीं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे, दैट इज ऑन एनी जनरल पॉइंट, है ना। किसी भी जनरल पॉइंट की बात करेंगे वहां पर कितना होगा, ठीक है ना। आई गेस सीबीएसई के अंदर सिर्फ 2 है, आई गेस, गलत भी हो सकता हूं मैं, लेकिन हम तीनों पढ़ेंगे। थोड़ा सा बता देता हूँ, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दिमाग में बिठा लो कि हमें डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 3 अलग अलग सिचुएशंस में, एक एक्सियल लाइन पे, ऑन इक्वेटोरियल लाइन पे, और ऑन एनी जनरल पॉइंट, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि मैं किस पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका डाइपोल एक -q +q, ये हमारा डाइपोल है, इनके बीच का डिस्टेंस वही 2l, दोनों चार्जेस का, ये डाइपोल है हमारा, ठीक है। तो एक्सियल लाइन कौन सी होती है? वो लाइन जो इन दोनों चार्जेस के सेंटर से पास करती है, ठीक है। ऐसी लाइन जो दोनों चार्जेस के सेंटर से पास करे उस लाइन को अपन बोलते हैं एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सियल लाइन, ठीक है। इस डाइपोल का सेंटर अगर मैं O मानूं तो एक परपेंडिकुलर लाइन जो सेंटर से गुजरे, परपेंडिकुलर लाइन जो सेंटर से गुजरे डाइपोल के, उस लाइन को बोलते हैं बेटा इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। समझ आ गई बात? किसी भी डाइपोल के लिए एक्सियल लाइन वो लाइन होगी जो उसके सेंटर से पास करे और डाइपोल मोमेंट के पैरेलल हो,
ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट काम करेगा इस तरफ माइनस क्यू से ले प्लस क्यू की तरफ, तो डाइपोल मोमेंट के पैरेलल हो, ठीक है भाई साहब। दूसरी लाइन इक्वेटोरियल लाइन है जो डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर हो, इस लाइन को बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। समझ आ गई बात। तो हम पहला निकालेंगे ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, यहाँ पर या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन पॉइंट्स पर कितनी होगी, ठीक है ना। एक जनरल कोई भी पॉइंट पे पकड़ेंगे लेकिन हर पॉइंट की स्टडी हो जाएगी। एक्सियल लाइन पे आने वाले हर पॉइंट के ऊपर अपन देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। उसी प्रकार इक्वेटोरियल लाइन पे आने वाले हर पॉइंट के ऊपर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। दूसरे पॉइंट में क्या डिस्कस करेंगे, इक्वेटोरियल लाइन के पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है डाइपोल का, ठीक है। और तीसरा पॉइंट अपन कोई भी जनरल पॉइंट, वो पॉइंट P यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, या कहीं भी हो सकता है, मतलब इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन को छोड़ के। तो एक तरीके से हमने क्या किया है, डाइपोल के सारे पॉइंट्स का ही इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया, ठीक है। ये अपना कंसेप्ट रहेगा बेटा आज के लेक्चर का। तो चलिए जल्दी से हेडिंग डालिए, ऑन एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल, ऑन एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि ये माइनस क्यू प्लस क्यू, सेंटर पॉइंट O, इनके बीच का डिस्टेंस 2L, ये हमारे पास में एक डाइपोल है, ठीक है ना। ये हमारे पास में एक डाइपोल है और ये इसकी एक्सियल लाइन, ठीक है बेटा, समझ आ गई बात। अब इस एक्सियल लाइन पे कोई जनरल पॉइंट मैंने P पकड़ लिया बेटा, कोई जनरल पॉइंट P पकड़ लिया है जिसके ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, E ऑन P, या अपन इसको एक्सियल ही ले लेते हैं ना। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें। किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, P पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये P पॉइंट मान के चलते हैं कि सेंटर से x दूरी पे, सेंटर से बेटा कितनी दूरी पे, x दूरी पे, ठीक है। बात समझ आ गई। फिर समझ लीजिए ये डाइपोल है, ये पूरी लेंथ 2L है इनके बीच में, चार्जेस के बीच में, और उस पॉइंट का लोकेशन सेंटर से कितना दूरी पे है, x डिस्टेंस पे। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अच्छा ये एक्सचेंज हो सकता है, जैसे पॉइंट P यहाँ लेके आओगे तो एक्सचेंज हो गया। ये पॉइंट P की लोकेशन कौन बताएगा, x बताएगा, तो x चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पॉइंट। तो सारे पॉइंट आ गए। अगर आपको x मालूम है तो आपको पता होगा कि P पॉइंट कहाँ लाई कर, ठीक है। तो इक्वेशन हम x के लिए निकालेंगे, ठीक है। चलो अब कैलकुलेशन करने से पहले थोड़ा सा बेसिक बातें बता देता हूँ। इस टॉपिक को इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, तो बच्चे समझने में गड़बड़ क्या कर देते हैं, अपने दिमाग से कैलकुलेशन करने लग जाते हैं, घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या निकालना है, क्या पता नहीं कितनी लंबी कैलकुलेशन होने वाली है, ठीक है ना। तो आप बेटा इसको आराम से टेंशन फ्री रहिए, ठीक है ना। जो मैं कहने वाला हूँ उसको समझने की कोशिश करिए। पॉइंट P पे क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहले तो ये देखो कि कितने चार्जेस है। आप डाइपोल को भूल जाओ, ठीक है ना, बाद में बात करेंगे डाइपोल की, आप अभी के लिए भूल जाओ। आप सिर्फ इतना बात करो कि पॉइंट P पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा यहाँ पर कितने चार्जेस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो सीधी सीधी बात है, आपको दो चार्जेस दिखाई दे रहे, एक ये एक ये, दो चार्जेस आपको दिखाई दे रहे। अच्छा क्या माइनस क्यू का चार्ज यहाँ को इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, बिल्कुल करेगा। माइनस क्यू का चार्ज इस पॉइंट P के ऊपर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बिल्कुल करेगा सर। क्या प्लस क्यू का प्रोड्यूस करेगा P पे, वो भी करेगा, है ना। ये दोनों चार्जेस इस पॉइंट P के ऊपर कोई ना कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो इस पॉइंट P के ऊपर बेसिकली टोटल कितने इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, दो इलेक्ट्रिक फील्ड। दो कौन कौन से, एक माइनस क्यू की वजह से, एक प्लस क्यू की वजह से। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, तो उन्हीं का नेट रिजल्टेंट तो होगा यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट P के ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं और उन दोनों का रिजल्टेंट ही तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पे, जो हमें कैलकुलेट करना है। जब आपने दोनों चार्जेस का निकाल लिया तो बेसिकली आपने डाइपोल का ही तो निकाला है, ठीक है ना। तो आप डाइपोल का ना निकाल के आप क्या करो, इंडिविजुअली चार्जेस का निकाल लो, तो वो पूरे टोटल
डाइपोल का ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट पी पे। जिन बच्चों ने पुराने लेक्चर नहीं देखे उनको बता देता हूं, अगर मान लीजिए कोई चार्ज क्यू है और उससे आर डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट पी है, तो यहां पर जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पुराने लेक्चर्स देखेंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का तो याद हो जाएगा, नहीं है तो समझ लीजिए कि किसी भी चार्ज क्यू की वजह से आर डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो आगे कैलकुलेट करते हैं। अब पहला हमारा थीम रहेगा लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज बी E1। हम मान लेते हैं कि इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो E1 बनेगा। ठीक है बेटा, सो E1 विल बी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम चार्ज। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो बेटा यहां तक का डिस्टेंस हमारा x हो गया और ये डिस्टेंस हमारा l हो गया। ठीक है ना, ये डिस्टेंस कितना हो गया, l हो गया, ये हो गया x, तो ये हो जाएगा बेटा l प्लस एक्स स्क्वायर, l प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, कुछ बुक्स में बेटा इसको x ना लेके r भी ले रखा है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इसको r भी ले सकते हो सहूलियत के लिए। ठीक है, चलो अपन बुक के हिसाब से चलते हैं, इसको r ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका l प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, यहां तक समझ आ गया, आप घबराइए मत, इसको अगर आप x भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन थोड़ा सा बुक को फॉलो करते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, और ये E1 क्या हो गया है, ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया पॉइंट P पे ड्यू टू दिस माइनस क्यू। ठीक है बेटा, समझ आ गया, क्लियर है। अच्छा, कुछ बच्चों का सवाल ये होता है कि सर माइनस क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया। ठीक है ना, और ये सवाल होना भी चाहिए कि सर ये माइनस के क्यों नहीं लिया आपने। ठीक है ना, तो ये बात बता देता हूँ बेटा, अगर कभी भी वेक्टर क्वांटिटी की आप बात करोगे, वेक्टर क्वांटिटी में माइनस साइन होता है, वो सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, तो यहाँ पर इस माइनस की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जब भी आप किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखते हो तो वहां पे अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको आप छोड़ सकते हो। जब आप पोटेंशियल की बात करोगे तब वहां नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, फोर्स हो गया, तो वहां पे आप नेगेटिव साइन को छोड़ सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा, और डायरेक्शन को हम अलग से मेंशन कर लेंगे। जैसे कि E1 की डायरेक्शन हमें अभी नहीं पता चली है, तो चलो डायरेक्शन देखते हैं। तो डायरेक्शन निकालने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि यहाँ पे +1 का चार्ज रख लीजिए, रख लिया। अब ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का चार्ज है, ये पॉजिटिव का चार्ज +1 है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स किस तरफ लगेगा, अंदर की तरफ। तो बेटा जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हमने दो चीजें पता कर ली, E1 का मैग्नीट्यूड होगा के क्यू अपॉन एल प्लस आर का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन किस तरफ होगी, टुवर्ड्स माइनस क्यू, टुवर्ड्स माइनस क्यू। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो टुवर्ड्स माइनस। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट निकालेंगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, है ना, से E2, है ना, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उसको हमने E2 नाम दे दिया, तो E2 निकालते हैं। चलो प्लस क्यू है, इसकी वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E2, तो E2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगेन के क्यू अपॉन डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड द पॉइंट। तो आपको पता है ये पूरा डिस्टेंस R है, इसमें से ये वाला डिस्टेंस हटा दीजिए, ये बचा हुआ डिस्टेंस ये आएगा, और ये डिस्टेंस कितना आएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर। अच्छा, डायरेक्शन की बात करते हैं, तो फिर +1 का चार्ज रखा, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, इस तरफ जाएगा, तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, तो E2 की डायरेक्शन हो गई अवे फ्रॉम प्लस क्यू। ठीक बेटा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई।
समझ आ गई बात। तो अभी अपन ने क्या किया है, पॉइंट पी के ऊपर दो चार्जेस की वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड बने E1 और E2। हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पी क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट ही क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पे। चलिए कैलकुलेट कर लेते, मिटा दें इसको। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पी विल बी ई नेट। ठीक है ना, थोड़ा सा देखते हैं। आपको पता है बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा E1 और E2 में से बड़ा कौन है, ऑपोजिट है, बड़ा कौन है, तो आपको पता है कि भाई ये डिस्टेंस, अगर आप देखते हो, आप देखो KQ तो कॉमन है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो वेरी कर रहा है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 की जो वैल्यू आपने निकाली है, भाई E1 का वैल्यू कितना आया है, E1 का वैल्यू आया है KQ अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। E2 का वैल्यू कितना आया है, KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। इन दोनों में देखो KQ कॉमन है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डिस्टेंस के। E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया है, डिस्टेंस के। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डिस्टेंस के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, इसका मतलब जहां डिस्टेंस कम होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा। तो डिस्टेंस कौन सा कम है, डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है ये कम, ये डिस्टेंस कम है इन कंपैरिजन ऑफ दिस। भाई इन दोनों डिस्टेंसेस में छोटा कौन है, छोटा डिस्टेंस कौन है, छोटा डिस्टेंस ये वाला है। तो आपको पता चल गया, ठीक है ना, ई नेट आपको निकालना है। सिंस E2 greater than E1, E2 is greater than E1, so E net will be equals to E2 minus E1। ऑपोजिट है भाई, मान लीजिए इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकले, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो नेट कितना लगेगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। और किसमें से कौन माइनस होगा, बड़े में से छोटा। बड़ा कौन है, E2, तो रिजल्टेंट कितना बचेगा, E2 माइनस E1। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। So putting values from 1 and 2 into equation 3, E net will be equals to KQ R minus L का होल स्क्वायर माइनस KQ R प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है, वैल्यूज पुट कर दिया आपने E2 और E1 की। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं, डायग्राम मिटा रहा हूं। तो E net will be equals to KQ कॉमन हो गया बेटा, अंदर बच गया 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए बेटा, इसका एलसीएम ले लेते हैं। E net will be equals to KQ अंडर रूट, एलसीएम कितना आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। है ना, आप एलसीएम लेके देख लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको समझ आ जाएगा कि ये एलसीएम इतना क्यों है। ऊपर कितना जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, आगे सोल्व कर लेते हैं। ई नेट KQ, ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस कर लेते बेटा, माइनस अंदर कितना बचेगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, और नीचे एलसीएम कितना हो गया, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की पावर स्क्वायर। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को अगर मैं खोलता हूं, ठीक है ना, ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करता हूं तो इक्वेशंस क्या बचती हैं, ई नेट KQ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL, और नीचे कितना बच गया बेटा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर।
देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर चला गया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे सोल्व करते हैं हमारे पास में, तो कितना बच गया, ई नेट बच गया के क्यू 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ई नेट, अच्छा बेटा इस 4 को मैं क्या करता हूँ 2 इंटू 2 लिख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 हो गया, ये ए हो गया, ये आर हो गया, बस क्या गया 2QL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का। ऐसा मैंने क्यों किया है अभी आपको समझ आ जाए। ठीक है ना, 4 को मैंने क्या कर दिया 2 इंटू 2 लिख दिया, बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। अब देखो 2QL को क्या लिख सकता हूँ, सोचो आप 2QL क्या होता है, अभी आपने पढ़ा है 2QL को आप क्या लिख सकते हो, डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं भाई, आपको पता है सिंस 2QL किसके बराबर है, डाइपोल मोमेंट के। तो हमारा इक्वेशन कितना बच गया, ई नेट इज इक्वल टू 2K R इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बेटा ये हमारे पास में एक्सियल लाइन के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है। ठीक है ना, समझ में आ गया। एक्सियल लाइन के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 2KPR इंटू पी वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अच्छा इसमें एक स्पेशल केस बनता है, ठीक है ना, जो हमें पढ़ना है। स्पेशल केस क्या बनता है, इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, अगर हमारा डाइपोल बहुत छोटा है, ठीक है ना, अगर हमारा डाइपोल बहुत छोटा है, आपको भी पता है डाइपोल छोटे की मतलब, अभी जब हमने बात करी जो H2O मॉलिक्यूल की बात करी थी, HCl मॉलिक्यूल की बात करी थी, तो मॉलिक्यूल तो दिखते भी नहीं है, तो डाइपोल की जो साइज है वो बहुत छोटी है। ठीक है ना, अगर बहुत छोटा है तो R जो होगा दैट विल बी वेरी 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 बिगर देन L। ऑब्वियसली जो डाइपोल हमने पढ़ा है, अभी डाइपोल का डायग्राम फिर बना देता हूँ, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, किधर बनाए किधर बनाए, क्या बना देते, ठीक है ना, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये डिस्टेंस L है मिड पॉइंट तक का, ये L है, और इधर कहीं हमारा P पॉइंट है जिसका डिस्टेंस R है। तो डाइपोल अगर श्रिंक हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, तो L भी बहुत छोटा होगा, जबकि पॉइंट P तो एक्सियल लाइन पे कहीं भी हो सकता है। यानी कि अगर डाइपोल बहुत छोटा है तो R L के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर R L से बहुत बड़ा है तो R स्क्वायर तो बेटा बहुत ज्यादा बड़ा होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा L स्क्वायर। ठीक है ना, तो अगर ऐसा होता है तो R स्क्वायर में से L स्क्वायर घटाओगे तो R स्क्वायर को क्या फर्क पड़ेगा। जब मैं कह रहा हूं कि R स्क्वायर L स्क्वायर तो बहुत बड़ा हो गया, तो आप L स्क्वायर को ऑलमोस्ट जीरो के कंपैरिजन मान सकते हो। ठीक है ना, या फिर ऐसा समझो कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में आप बहुत हल्का सा, जैसे कि 1 लाख में से अगर आप 1 घटा रहे हो तो 99,999 लगभग 1 लाख के बराबर हो गए, कोई डिफरेंस इतना क्रिएट नहीं हुआ। सेम चीज यहाँ हो रही है, तो L स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। अगर मैं नेग्लेक्ट करता हूं तो मेरी इक्वेशन कैसी बन जाती है, देखिए हमारी इक्वेशन बन जाती है ई नेट विल बी इक्वल्स टू 2K P R अपॉन R स्क्वायर माइनस 0 की पावर 4 स्क्वायर। ई नेट कितना आ गया 2K P R अपॉन R की पावर 4, 1 पावर विल बी रिड्यूस्ड, तो ई नेट जिसको आप ई एट एक्सियल भी कह सकते हो बेटा, दैट वुड कम 2KP अपॉन R क्यूब। दिस इज योर फाइनल आउटकम, दिस विल बी योर फाइनल आउटकम। ठीक है, आई गेस यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, कई बार ग्राफ पूछ लिया जाता है बेटा, ठीक है ना, सो E वर्सेस R का ग्राफ, ठीक है ना, E वर्सेस R का ग्राफ हमेशा ध्यान रखिए, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल कोई चीज है तो उसका ग्राफ हाइपरबोलिक ही होगा, है ना। E और R का रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा होगा, हाइपरबोलिक। सिर्फ एक ऐसी की सिचुएशन है जिसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक हो सकता है,
अगर यहाँ पे r का पावर 1 हो, ठीक है ना, लेकिन शेप तब भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। इसका कहने का अर्थ क्या है कि जैसे जैसे r को कम करोगे e इंक्रीज करेगा, सॉरी हाँ सेम, अगर r को कम करोगे तो e बढ़ेगा, और जैसे जैसे r को बढ़ाओगे e का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करता रहेगा, ठीक है बेटा। तो एक्सियल लाइन के ऊपर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। थोड़ा सा फिर समझ लीजिए कि कैसे निकाला है। अगर एक डाइपोल दे रखा है, दो चार्जेस का सिस्टम है, किसी पॉइंट एक्सियल पॉइंट के ऊपर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप सिर्फ ये देखिए कि उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने बन रहे हैं, ठीक है ना। जितने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे उनका रिजल्टेंट ही उस पॉइंट के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो कि हमने कैलकुलेट किया है। 2-3 बार देखिए समझ आ जाएगा और धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी, ठीक है बेटा। ये हमारा हो गया डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक, मिटा दे, चलिए भाई। दूसरा है बेटा पॉइंट, अब जो कैलकुलेट करेंगे ऑन इक्विटोरियल लाइन। चलिए डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे ताकि आपको समझने में सहूलियत रहे, ठीक है। माइनस क्यू प्लस क्यू, डिस्टेंस 2l। अच्छा ये डाइपोल हो गया। डाइपोल मोमेंट किस तरफ काम करेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये हमारे पास में दो चार्जेस यहां रख सकते हैं। सेंटर पॉइंट O है जिससे कि परपेंडिकुलरली एक लाइन पास कर रही है, एंड दिस लाइन इज नोन एज इक्विटोरियल लाइन। ठीक है बेटा, और इसी इक्वेटोरियल लाइन के हर पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मान लेता हूं कि वो जो P पॉइंट है वो ये इक्वेटोरियल लाइन पे यहां कहीं सिचुएटेड है, ठीक है, जिसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। थीम समझ आ गया आपको, बस अभी कैलकुलेशन बाकी है। आपको बस इतना पता करना है कि अच्छा ये जो P है ये छोटा ले लेता हूँ तो आपको समझ में आए कि ये डाइपोल मोमेंट है, वो जनरल पॉइंट P है, ठीक है ना। चलो लिख भी लेते हैं इस बात को। लेट P be a point on equatorial line of dipole, ठीक है बेटा। आप कोशिश करना कि ये डायग्राम कॉपी के आधे पेज पे बने, ठीक है ना, क्योंकि अभी इसके अंदर बहुत सारा मामला गड़बड़ाने वाला है। डायग्राम बड़े से बड़ा बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए बात करते हैं, फिर हमें P पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फिर मैं आपको वही कहूंगा कि आप सिर्फ इतना समझिए कि कितने चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं, सीधी सी बात है बेटा, दो चार्जेस हैं। अगर दो चार्जेस हैं तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो होंगे, एक इसकी वजह से एक इसकी वजह से, और उन्हीं दो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट कौन होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पे। क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पे। बात समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, पहले तो कर दिया ज्वाइन। इस डिस्टेंस को O से जो डिस्टेंस है इसको R लेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि हमें पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो पता होना चाहिए। सिचुएटेड एट आर डिस्टेंस R फ्रॉम O। भाई आपको पता भी तो होना चाहिए इक्वेटोरियल लाइन पे वो पॉइंट है कहाँ। आप कैसे पता करोगे, O से पता करोगे ना, जैसे एक्सियल पॉइंट को O से पता किया था वैसे ही एक्सियल पॉइंट से R डिस्टेंस पे पॉइंट P है, ठीक है बेटा, समझ आ गया। ओके, अगर ये R है, ये डिस्टेंस कितना होगा L, ये भी डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस आपको पता चल गया होगा कितना होगा, ठीक है ना। भाई आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, ठीक है ना, ट्राइंगल दिख रहा होगा। चलो इन पॉइंट्स को AB ले लेते हैं सहूलियत के लिए। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल के अंदर अगर पाइथागोरस लगाते हैं
तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी कम्स टू बी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी कितना आएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बहुत सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, आपको ये जो डिस्टेंसेज है इन चार्जेस का पॉइंट पी से जो डिस्टेंस है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक का काम हो गया खत्म। चलो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहते हैं हम लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज बी even, let electric field due to minus q charge be even at p। ठीक है, बात समझिए, इस पॉइंट p पे इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नाम मैंने दे दिया है even। ठीक है, और even का वैल्यू कितना होगा, बेसिक फॉर्मूला के क्यू, फिर मैं कह रहा हूं माइनस नहीं लेना आपको, के क्यू अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, इनका डिस्टेंस ये है उसका होल स्क्वायर, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमारे पास में नेट कितना बचेगा, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। चलो डायरेक्शन भी पता कर लेते हैं। डायरेक्शन पता करते हैं तो देखो क्या करेंगे, +1 का चार्ज रखेंगे, माइनस प्लस अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, +1 पे फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, तो यही डायरेक्शन होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, यही डायरेक्शन आपकी किसकी होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो E1 की डायरेक्शन आपको मिल गई, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ E1। सिमिलरली लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट या बी E2 एट पी, है ना। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका नाम E2 दे दिया है, और E2 का वैल्यू कितना होगा, दैट विल बी अगेन के क्यू अपॉन डिस्टेंस, अगेन डिस्टेंस अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो अगेन आ जाएगा के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। फिर E2 की डायरेक्शन पता करिए, E2 की डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, फिर +1 का चार्ज, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो इस तरफ भागेगा, ये तरफ भागेगा, इस तरफ भागेगा, तो E2 का डायरेक्शन कितना हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो गया E2 का। समझ आ गई बात, यहां तक कोई डाउट नहीं। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन का स्कोप नहीं होना चाहिए। अब आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गए, E1 एंड E2। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट आप निकाल लो, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर काम कर रहे हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आप निकाल लो तो वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पे, वही क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पे। आ गई बात समझ में। ठीक है बेटा, तो चलो इसके लिए इस अप्रोच को आगे बढ़ा दे, इतना लिख लीजिए ताकि आगे कैलकुलेशन पार्ट को कैरी कर पाए। ठीक है, पोज कर लिया होगा, लिख लिया होगा, इसको मिटा दें। ठीक है बेटा, करें आगे शुरुआत। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले मानेंगे कि ये एंगल थीटा है। मैं आपको समझाऊंगा अभी ये थीटा क्यों लेना है। ठीक है ना, अगर ये थीटा है तो बेटा ये भी थीटा आएगा। ठीक है ना, अभी आप बोलोगे सर ये थीटा है तो ये थीटा क्यों, क्योंकि 10th क्लास में बहुत बेसिक सी बात पढ़ी है कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड सेम हो तो उनके ऑपोजिट जो एंगल होंगे वो भी सेम होंगे। ठीक है ना, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये साइड आपको इक्वल दिख रही तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो हमने मान लिया कि ये जो साइड AP है दैट इज एट एन एंगल थीटा फ्रॉम दिस बेस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमें करना है कंपोनेंट्स ऑफ E1 एंड E2। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है आप समझो,
रिजल्टेंट निकालने के लिए आप चाहते तो आप ये कह सकते थे सर E1 है और E2 है और ये कंप्लीट एंगल अगर होता हमारे पास तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला रख सकते थे E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा का रूट। डायरेक्ट रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज का। लेकिन अब ध्यान रखिए, अगर दो वेक्टर्स के बीच में आपको एंगल नहीं दे रखा हो, ये फिजिक्स में मैं सिर्फ यहाँ के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको पूरी कंप्लीट फिजिक्स की एक बात बता रहा हूँ कि अगर कभी ऐसा हो, कभी भी ऐसा हो कि आपके पास में दो वेक्टर है और उनके बीच का एंगल आपको नहीं दे रखा हो, तो वहां पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते हो, नहीं अप्लाई कर सकते हो। तो वहां पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ लो उसके अलावा अल्टरनेट सिर्फ आपके पास में एक ही है, और वो अल्टरनेट क्या है कि आपको कंपोनेंट करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, पूरी फिजिक्स के लिए ध्यान रखिए बात, अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं दे रखा हो और आपको उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना हो, तो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एक अल्टरनेट बच जाता है, दैट इज वी हैव टू डिसॉल्व, या फिर वी कैन से दैट वी हैव टू रिजॉल्व दीज टू वेक्टर्स। ठीक है ना, तो रिजॉल्व हमेशा कैसे करेंगे, देखो रिजॉल्व करेंगे इस लाइन के अलोंग और इस लाइन के अलोंग। ठीक है ना, वी हैव टू रिजॉल्व दिस। समझ में आ गई बेटा? अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये भी थीटा आएगा और ये भी थीटा आएगा। ठीक है ना, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। समझ आ गई बात? तो इस डायग्राम को मैं यहाँ थोड़ा सा बेसिक बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन का स्कोप नहीं हो। वापस बना सकते हो आप डायग्राम। ठीक है ना, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ये थीटा, ये भी थीटा, ये डिस्टेंस r, ये E1 आ गया इधर, सॉरी E2, और ये E1। ठीक है ना, और यहाँ पर हम इसका डिवीजन करने वाले, तो ये भी थीटा, ये भी। ठीक है, रिजोल्व कर लेते हैं। चलो पहले E1 को रिजोल्व करते हैं। तो E1 थीटा है, हमेशा याद रखिए किसी भी वेक्टर का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है हमेशा कोस कंपोनेंट। थीटा की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होता है? कोस कंपोनेंट। तो E1 का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ जाएगा बेटा? E1 कोस थीटा। ठीक है बेटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन नीचे की तरफ कितना आ जाएगा? E1 साइन थीटा। ठीक है ना, समझ आ गया? कंपोनेंट हो गए। सिमिलरली अगर आप E2 की बात करो तो E2 के कंपोनेंट, E2 ये है, थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट E2 का कितना हो जाएगा? थीटा की डायरेक्शन में E2 कोस थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? E2 साइन थीटा। ठीक है ना, समझ आ गया? तो अपन ने फिर डिवीजन कर लिया, E1 के डिवीजन कर लिया दो कंपोनेंट में, E1 साइन थीटा, E1 कोस थीटा। सिमिलरली E2 का भी डिवीजन कर लिया, E1 साइन, सॉरी E2 साइन थीटा एंड E2 कोस थीटा। ठीक है, समझ आ गया? अब इन कंपोनेंट्स को मैं फिर डायरेक्शन फॉर्म में लिख देता हूं। अब समझिए, ये पॉइंट P है, एक ऊपर की तरफ काम कर रहा है E2 साइन थीटा, एक नीचे की तरफ काम कर रहा है E1 साइन थीटा, और दो काम कर रहे हैं इस तरफ, दैट इज E1 कोस थीटा एंड E2 कोस थीटा। ध्यान से देखिए, मैंने कुछ अलग नहीं किया। पॉइंट P के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, मैंने E1 E2 को तो आप हटा सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने कंपोनेंट कर लिया तो E1 E2 का कोई रोल नहीं बच जाता, आपने उन्हीं को ब्रेक डाउन करके कंपोनेंट बनाए। तो बेसिकली P पॉइंट के ऊपर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए अब। ठीक है ना, दो थे पहले, दोनों को दो दो में डिवाइड कर दिया तो अब 4 हो गए। ठीक है, लेकिन निश्चित डायरेक्शन में हो गए, एक्स वाई में। दो कंपोनेंट हो गए, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा दिस साइड, एंड E2 sin थीटा, E1 sin थीटा इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए, अगर आप बात करते हो इन वाई डायरेक्शन, ठीक है ना, ये मिटा देता हूं। इन वाई डायरेक्शन net electric field will be zero. Will be zero. Why zero? Because E1 sin theta and E2 sin theta are equal and opposite. ठीक है ना भाई? बेटा अगर आप E1 की वैल्यू निकालो, E2 की वैल्यू अपनी पुरानी कैलकुलेशंस में देखो, E1 का वैल्यू भी कितना आया था? E1 का वैल्यू आया था KQ अपॉन R² प्लस L²।
E2 का वैल्यू भी कितना आया था, ये किताब कॉपी में नहीं लिखना, अलग से बता रहा हूँ, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ध्यान से देखो आप, E1 और E2 मैग्नीट्यूड में सेम है और साइन थीटा का वैल्यू भी सेम हो गया। तो दो वेक्टर हो गए, E1 E2 के बराबर, साइन थीटा के बराबर है, तो दोनों इक्वल हो गए और ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बच गया, सिर्फ ये। अच्छा, ये सेम डायरेक्शन में तो ये क्या हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P will be, net electric field on point P will be E net E1 cos theta plus E2 cos theta। समझ आ गया बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, दिस इज योर इक्वेशन। चलो इसको इक्वेशन नंबर 3 मत दो, इसमें भी कॉस कंपोनेंट आप कॉमन ले सकते हो। ई नेट कॉमन ले लिया तो बच गया E1 प्लस E2 और इधर बच गया cos थीटा। ठीक है ना, cos को कॉमन ले लिया, E1 प्लस, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे दो। ठीक है, बाकी का मिटा दे। सर कुछ ज्यादा ही लंबा जा रहा है। ठीक है, लंबा जा रहा है तो बेटा एक बात समझ के चलिए कि अगर डाइपोल से क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में इक्विटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन पे कंफर्म आता है, ये आप मान के चलिए। आज मैं कह रहा हूं ये आएगा ही आएगा। ठीक है ना, अगर डाइपोल से क्वेश्चन बनता है तो ये पक्का आएगा। ठीक है, ओके बेटा, एग्जाम में नहीं भी आया तो मैं जरूर पूछूंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो आपको ये करना है। चलिए, पुटिंग द वैल्यूज of equation 1 and 2 into 3, 1 and 2 की वैल्यू 3 में पुट कर दीजिए, तो यहां पर E नेट बन गया आपका 2 टाइम्स ऑफ KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, आप E1 E2 का वैल्यू पुट करोगे, सेम आएगा, जुड़ जाएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, इनटू cos थीटा। अब बेटा cos थीटा हमारे पास में अननोन है, ठीक है ना, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर। लेकिन हमारे पास cos थीटा का वैल्यू नहीं है तो ये कंप्लीट रिलेशन नहीं हुआ है। So let's calculate the value of cos theta. Calculation of cos theta. चलिए, cos थीटा निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है, हमें एक ट्रायंगल चाहिएगा, और अभी इतना सुंदर सुंदर डायग्राम आधे पन्ने पे आपने बनाया है, उस डायग्राम में आपको कहीं ना कहीं cos थीटा भी मिलेगा भाई, ढूंढो आप लोग। इतने में आपके लिए डायग्राम फिर से बना देता हूं, उतना ही बना रहा हूं जितना काम का है। ठीक है ना, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, दिस विल बी योर एल, दिस विल बी योर एल, दिस विल बी योर आर, दिस विल बी योर थीटा, दिस विल बी योर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, दिस विल बी योर पॉइंट ए बी ओ एंड पी। ऐसा ऐसा कुछ डायग्राम बना रखा आपने, तो आपको कहीं पे दिख रहा होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, कोई सा भी ले लीजिए आप, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये वाला ले लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है ना, मैं अपनी सहूलियत के लिए ये वाला लेता हूं। तो इन ट्रायंगल OAP, दिस वन ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल हमें cos थीटा फाइंड करना है। तो cos थीटा, थीटा निकालिए, थीटा दिख रहा है, cos थीटा निकाल लीजिए। cos थीटा कितना होगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। जिसको याद नहीं है तो ये तो याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बेस अपॉन हाइपोटेनस इज योर cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। हो गया, तो cos थीटा कितना आ गया भाई, बेस दैट इज L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर।
ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। तो 5 की वैल्यू उठाइए और पटक दीजिए 4 में। भाई cos थीटा फाइंड करना था, फाइंड कर लिया, रख दीजिए, बाकी अब भगवान पे छोड़ दीजिए क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है ना। इसमें तो करते जाइए, कहीं ना कहीं किसी निष्कर्ष पे जरूर निकलेंगे। तो ई नेट कितना आ गया, ई नेट आ गया 2kq अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आगे बेटा ये रिलेशन रख दिया। चलिए अगर इसको x मान लूं, इसको भी x मान लूं, इसको x मान सकता हूँ पूरे को, तो ये x हो गया, ये रूट x हो गया, यानी ये x की पावर 1 हो गई, ये x की पावर हाफ हो गई। तो इनको सोल्व कर सकते हैं अपन। तो ई नेट कितना आ जाएगा, 2 बड़ा रहने दो k 2ql, ऐसे लिख दो थोड़ा सा आगे पीछे, ठीक है ना। अभी तक बच्चे समझ गए होंगे 2ql क्यों लिखा है। और ये बचेगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, डेढ़, एक पावर ये वाली पूरी की पूरी इस ब्रैकेट पे और आधी पावर ये वाली। रूट कितना होता है, पावर हाफ होता है, तो 1 प्लस हाफ पावर, दैट विल बी 3/2। अच्छा 2ql को क्या लिख सकते हो, p, सिंस आपको पता है कि 2ql किसके बराबर है, p वेक्टर के बराबर है। तो रिलेशन आ गया ई नेट विच इज ऑल्सो, चलिए बाद में बात करेंगे, कि p वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। दिस विल बी योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है ना। दिस विल बी योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। आगे देखिए फिर एक स्पेशल केस पढ़ेंगे ना, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है लाडलो, ठीक है। आगे क्या पढ़ते हैं बेटा, स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या लेंगे, वही जो पहले लिया था, इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, अगर डाइपोल बहुत छोटा है, अगर बहुत छोटा डाइपोल है तो बेटा आर का वैल्यू है दैट विल बी ग्रेटर देन एल। सिमिलरली आर स्क्वायर तो भाई साहब बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, आर स्क्वायर तो बहुत बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से। तो आर स्क्वायर हो तो एल स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो हमारे पास में ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट कितना आ जाएगा भाई साहब, के पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर, जीरो सीधा लिख लिया, पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, कटेगा कि नहीं कट गया, कट गया। तो ई नेट कितना आ गया, उसी को जिसको आप ई एट इक्वेटोरियल लाइन भी कह सकते हो, ई क्यू, दिस विल बी इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू। अगेन द ग्राफ इज प्लॉटेड, इट विल कम्स टू बी हाइपरबोलिक। हो गया, द फाइनल कंक्लूजन वी हैव मेड बाय दिस, ठीक है बेटा, समझ आ गया, मिटा दे। व्हाइट बोर्ड धीरे धीरे ब्लैक बोर्ड बनता हुआ, चलिए चल इसको मैं नहीं बोलूंगा, इसको आप समझ गए होंगे कि कोई बहुत बढ़िया बात बताने वाला है। बढ़िया बात नहीं है, छोटी छोटी बातें होती है। देखो बेटा ई एक्सियल हमने निकाला, कितना है 2kp अपॉन आर क्यूब, ठीक है ना। ई इक्वेटोरियल हमने निकाला, कितना है kp अपॉन आर क्यूब। आ गया, थोड़ा सा कंपैरिजन करिए, थोड़ा सा कंपेयर करिए, कुछ कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। चलो अब देखिए kp अपॉन आर क्यूब और कहीं भी लिखा हुआ है क्या, बिल्कुल सर ये लिखा हुआ, पूरा का पूरा लिखा हुआ है। ई इक्वेटोरियल किसके बराबर हो गया, kp अपॉन आर क्यूब के। इसका मतलब ई एक्सियल कितना आ गया, सॉरी ई एक्सियल कितना आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई एट इक्वेटोरियल। जोरदार बात, कि एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज ऑलवेज 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। लेकिन है ना कुछ बच्चे जो कान के कच्चे होते हैं उस बात को दिल पे ले लेते हैं। कैसे, वो हमेशा कहते हैं कि हाँ सर एक्सियल लाइन पे जो भी होगा वो इक्वेटोरियल लाइन के डबल होगा।
नहीं बेटा, हमेशा नहीं होगा डबल। कब होगा? इफ आर इज इक्वल, इफ आर इज सेम, ठीक है ना, इफ आर इज सेम, इफ आर इज सेम इसका मतलब क्या है समझिए कि अगर एक डाइपोल है -q प्लस q, तो इसकी एक्सियल लाइन पे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर पे, 5 सेंटीमीटर यहां से जब मैं देखता हूं इस पॉइंट पे ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर गुलाम होता है मान लीजिए। तो इक्वेटोरियल लाइन पे भी 5 सेंटीमीटर पे ही वो 5 न्यूटन पर गुलाम होगा, ठीक है ना। बात फिर समझ लिए, अगर डिस्टेंस सेम है तो क्या होगा, तो ये रिलेशन काम करेगा। ऐसा नहीं कि इससे 5 सेंटीमीटर और इससे 50 सेंटीमीटर पे देखो तब भी ये रिलेशन फॉलो कर लो, नहीं ना। आर देखो, इनमें आर आपने सेम लिया है, तो जितना डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए आपको किसी एक लाइन पे दिया रखा और उतनी दूरी पे आपको दूसरी लाइन पे पूछा हो, तब आप इस रिलेशन को फॉलो कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन इसका कई बार पूछा जाता है बेटा, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाफ होता है एक्सियल लाइन का, या कह सकते हो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ट्वाइस होता है इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है ना। क्लियर हो गया? अच्छा, एक क्वेश्चन और होता है, एक जोरदार बात ये होगी, दूसरी पूछी जाती जोरदार बात, समझिए। क्वेश्चन है बेटा ये 1 मार्क्स के, ठीक है ना, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं 1 मार्क्स पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ हर बार हर लेक्चर में? 1 मार्क्स पे इतना जोर इसलिए देता हूँ क्योंकि अगर आपको 90% स्कोर करना है तो लेंथी क्वेश्चन तो कोई भी कराएगा, ठीक है ना। लेंथी क्वेश्चन तो कोई भी कराएगा। अगर आपको मेरिट लेनी है तो आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने बेटा, ठीक है ना। वो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आएंगी, इसलिए जहां पे भी जो मुझे बात ऐसी लगेगी ये 1 मार्क्स में आ सकते हैं, उस पर अपन प्रकाश जरूर डालेंगे। तो ये क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। इसका आंसर पहले दे देता हूं, फिर इसका रीजन बताता हूं। डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन जो होगी, दैट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। ये आप बात समझ लीजिए, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूं कि यहां पर मेरा एक डाइपोल है -q प्लस q, अभी अभी जो कैलकुलेट किया था उसकी बात करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ थी? इस तरफ, ठीक है। फिर एक पॉइंट आपने लिया यहां पर, ठीक है ना। फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो इधर E1 आया था, इधर E2 आया था। फिर आपने कंपोनेंट किए तो ये वाला कैंसिल हो गया था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचे थे इधर। तो इन दोनों का एडिशन भी किस तरफ आएगा? इस तरफ। ये ई नेट हो गया ना। तो अब देखो ई नेट का डायरेक्शन हमेशा डाइपोल के ऑपोजिट है। डाइपोल किस तरफ काम कर रहा है? इस तरफ डाइपोल मोमेंट। और ई नेट किस तरफ काम करेगा? इस तरफ। रिवर्स कर दीजिए सिचुएशन को, अगर ये प्लस लेता हूं ये माइनस लेता हूं, ठीक है ना। अगर मैं ये प्लस लेता हूं ये माइनस लेता हूं तो क्या होगा देखना, -q प्लस q, डाइपोल मोमेंट इस तरफ आ जाएगा। तो इस तरफ -q आ जाएगा तो E1 का डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगा, E2 का डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगा, तो नेट दोनों इस तरफ बनेंगे, तो ये ई नेट हो जाएगा। फिर देखोगे आप ई नेट का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट आ गया। तो ये बात समझ के चलिए कि हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वेटोरियल लाइन पे होता है दैट इज ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है बेटा। मिटा दे, ठीक है। तो यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट बातें हमारी हो गई। लास्ट पॉइंट हमारा बचा है, वो अपन कर लेते हैं, दैट इज ऑन एनी जनरल पॉइंट। दिस इज योर सी प्रॉब्लम। चलिए -q ले लिया, प्लस q ले लिया, ये पॉइंट सेंटर O, and this distance is 2l, complete 2l, and there is some general point P, there is some point general point, ठीक है।
जिसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये पॉइंट पी ना तो एक्सियल लाइन पे बेटा ना इक्वेटोरियल लाइन पे, ये स्पेस में कहीं पे भी बना हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, होगा भाई साहब, क्यों नहीं होगा। इन दोनों चार्जेस की वजह से यहाँ पे भी तो कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना। लेकिन बेशर्ते आप दोनों का निकालेंगे बहुत लंबा चला जाएगा, इसके लिए थीटा पता होना चाहिए, इसके लिए थीटा पता होना चाहिए। लेकिन डाइपोल समझ के करेंगे तो इजी हो जाएगा। अभी तक पिछले वाले में जो किया था उसमें हमने डाइपोल को नहीं समझा था, हमने दो चार्जेस को समझा था और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के नेट निकाल दिया था, ठीक है ना। इस कंसेप्ट में थोड़ा सा उल्टा करेंगे। यहाँ पे अगर इंडिविजुअल चार्जेस का निकालोगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वजह से निकाला तो इधर आ गया, इसकी वजह से इधर निकाला आ गया, पर रिजल्टेंट नहीं निकलेगा ना, कंपोनेंट करके निकलेगा। क्यों? क्योंकि उस सिचुएशंस में वहां पर आपका थीटा नहीं चेंज हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है, इस पॉइंट को बदलते ही दोनों थीटास की वैल्यू बदल जाएगी, डिस्टेंस भी बदल जाएगा। अब जब दो चीजें आपस में चेंज हो रही हो तो उनकी कैलकुलेशन नहीं की जा सकती है ना, क्या ना। मैथमेटिक्स में आप ये बात बहुत आराम से समझोगे, फिजिक्स में भी समझ जाओगे कि अगर दो चीजें वेरिएबल है तो वहां पर जो चीजें साइमल्टेनियसली चेंज हो रही हो तो वहां पे कैलकुलेशन नहीं हो सकती है, ठीक है ना। वहां पे सारे मैथमेटिकल लॉज आपके खतरे में आ जाते हैं, ठीक है ना। अगर एक चीज चेंज हो रही होती तो आप निकाल लेते, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको डाइपोल समझ के करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। पहले तो बात करते हैं कि डाइपोल मोमेंट किस तरफ काम करेगा। तो डाइपोल मोमेंट बेटा इस तरफ काम करेगा, इस तरफ काम करेगा। अच्छा, कई बार बच्चे सोचते हैं बाहर ही काम करता है, बाहर नहीं है बेटा, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ, ये इस तरफ काम करेगा। पी स्मॉल ले लेता हूँ, स्मॉल पी है ना। अंदर ले बाहर ले कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन बता रहा है बस ये। मैं सर आप हमेशा बाहर ही बनाते हो, बाहर ही काम करता है, बाहर नहीं करता है, अंदर भी काम करता है। तो ये एक डाइपोल है। अब आप इस डाइपोल को भूल जाओ आप बस, ठीक है ना। भूलना नहीं चाहते तो आप समझ लो कि ए बी कोई डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट स्मॉल पी है जो कि काम कर रहा है इस तरह, या फिर ऐसे समझो कि एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट पी है जो कि इस तरफ है। समझ गए आप? चलिए, इस डाइपोल से सेंटर से कोई पॉइंट पी पॉइंट है, जनरल पॉइंट कैपिटल पी है, जो कि सेंटर से आर दूरी पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे और थीटा एंगल पे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उस पॉइंट पी पे हमें क्या निकालना है? पॉइंट पी पे हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसको थोड़ा 12 को नीचे लिख लीजिए, डायग्राम में थोड़ी गड़बड़ होने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बेटा, पॉइंट पी को एक बार थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आप ऐसे समझो कि एक डाइपोल मोमेंट पी है जिससे कोई पॉइंट पी लोकेटेड है, ठीक है, थीटा एंगल पे लोकेटेड। लेकिन थीटा एंगल की नॉलेज आपको नहीं है, थीटा एंगल की आपको नॉलेज नहीं है। अभी तक आपने जो पढ़े थे वो इक्वेटोरियल लाइन पढ़ी थी, ये एक्सियल लाइन पढ़ी थी, यानी कि एक ऐसी लाइन जो 0 डिग्री पे है या फिर एक ऐसी लाइन जो 90 डिग्री पे है। तो आपको अगर कोई और एंगल दे दे तो आपको नहीं पता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारी कैलकुलेशन यहाँ से टफ हो जाएगी। लेकिन मैं इसको इजी बना सकता हूँ। कैसे? मैं इस बार इस डाइपोल मोमेंट को क्या कर देता हूँ, रिजोल्व कर लेता हूँ। पिछली बार इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजोल्व किया था, इस बार हम किसको रिजोल्व कर रहे हैं? डाइपोल मोमेंट को रिजोल्व कर रहे हैं। बात समझिए बेटा। तो पी को अगर रिजोल्व करता हूं तो थीटा की डायरेक्शन में रिजोल्व करेंगे सबसे पहले। तो थीटा की डायरेक्शन में रिजोल्व करेंगे तो ये लाइन, ठीक है ना। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इधर देख लीजिए आप थोड़ा कहीं पे। ये हमारे पास में पी वेक्टर थीटा एंगल पे, तो थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? पी कॉस थीटा। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा ना बेटा। तो इस पी डाइपोल का थीटा की डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? P1 नाम दे देते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू स्मॉल p cos थीटा। कोप नहीं है, थीटा की डायरेक्शन में निकालिए कंपोनेंट, और उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली। परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली। ये कंपोनेंट कौन सा हो गया? ये हो जाएगा P2 कंपोनेंट, दैट विल बी इक्वल टू P sin थीटा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे कौन हो गया? P sin थीटा, ठीक है ना। अभी दोबारा सुन लो मैंने क्या किया है। इस बार मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट नहीं किया ना, पॉइंट P को मैं देख रहा हूं, बस एक डाइपोल मोमेंट P था, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका रिजोल्यूशन हो सकता है।
अगर हो सकता है तो इस डाइपोल मोमेंट को मैंने क्या कर दिया, रिजोल्व कर दिया थीटा की डायरेक्शन में p cos थीटा। एक दूसरा आप ऐसे समझो, एक डाइपोल के दो टुकड़े कर दिए, एक डाइपोल बना दिया ये वाला जो कि p cos थीटा होगा, और एक डाइपोल बना दिया जो कि p sin थीटा होगा, ठीक है ना। एक डाइपोल को ही टुकड़े कर दिए हमने, p cos थीटा और p sin थीटा। अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। कुछ बच्चे समझ नहीं पाते कि रिजोल्वेशन क्यों करते हैं और रिजोल्वेशन का एक्चुअल प्रिंसिपल क्या होता है। बेटा देखो, अगर आप ऐसे समझ रहे हो ना, मैथ के हिसाब से समझाता हूँ, गलत है पर आप समझ के देखिए। अगर मैं 6 को 2+4 लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कहीं पे भी इक्वेशन में 6 लिखा उसको 2+4 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली 2+4 को भी तो 6 लिख सकता हूँ। तो अगर मान लीजिए कहीं 6 हो तो उसको टुकड़े करके लिख दो, क्या दिक्कत है, गलत थोड़ी ना। हमें एक डाइपोल था जो दे रखा था सिचुएशन में p, अब इसको ब्रेक कर रहा हूँ दो डाइपोल्स में, लेकिन ब्रेक तो इसी को किया है ना। अगर इसी को ब्रेक किया तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये P1 और P2 कौन है, ये P1 और P2 इसी के तो पार्ट हैं। तो अगर आप इसको टुकड़े कर रहे हो तो आप इन दोनों की स्टडी कर रहे हो, इसका मतलब आप इसी की तो स्टडी कर रहे हो। तो अगर P को हमने दो डाइपोल्स में तोड़ दिया, P1 को P2 और P1 में, जहां पर P1 P cos थीटा और P2 P sin थीटा है, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि सर मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, ठीक है ना। जब तक आपको इसका एक्चुअल रीजन नहीं पता है तो आपको कैसे पता कि ऐसे फालतू में कर रहे हैं क्या हम। रीजन पता होना चाहिए, रीजन है इसका बेटा। इसका रीजन है वो दो चीजें जो भी हम पढ़ के आए। जैसे कि मान लीजिए आप P को भूल जाइए, अब आपके पास में दो डाइपोल्स हैं, ठीक है ना, एक डाइपोल ये वाला और एक डाइपोल ये वाला, जिसका एक डाइपोल काम ऐसे कर रहा है, जैसे आप ये डाइपोल ये तो पढ़ते इधर P है माइनस क्यू प्लस क्यू, इधर P काम कर रहा है, तो यहाँ पर इधर काम कर रहा है, तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू कोई है चार्जेस जिसकी वजह से बना हुआ है। तो एक डाइपोल तो ये हो गया, यार ये हो गया कि नहीं हो गया, और एक डाइपोल ये हो गया। इस डाइपोल के लिए वो पॉइंट P कौन सी लाइन पे है, P1 के लिए वो P पॉइंट किस पे है, एक्सियल लाइन पे। P2 के लिए वो पॉइंट किस पे है, इक्विटोरियल लाइन पे। तो एक्सियल लाइन और इक्विटोरियल लाइन का तो नॉलेज आपको है ही भाई, एक्सियल लाइन और इक्विटोरियल लाइन का तो आपको नॉलेज है ही, तो अब कोई दिक्कत थोड़ी ना है, नहीं है ना। तो चलिए आगे समझते हैं। अब आप अपन पढ़ते हैं, चलिए। लेट E1 be the electric field produced by component P1 on point P। ये कैपिटल है, ये स्मॉल, ठीक है। समझिए लैंग्वेज क्या कह रहा हूं मैं, कि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए जो कि कंपोनेंट P1 ने प्रोड्यूस किया है P पे। अब आप देखिए कि ये P1 एक डाइपोल है, सबको भूल जाइए, सिर्फ इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखेंगे तो क्या दिखेगा कि एक डाइपोल है P और उसकी एक्सियल लाइन पे पॉइंट P है, जिसके ऊपर क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप बताइए डाइपोल की एक्सियल लाइन पे कितना होता है, 2K P, लेकिन P नहीं, यहाँ पे P1 अपॉन R स्क्वायर, सॉरी R क्यूब। ये डिस्टेंस तो अभी भी कितना है, R है, आ गया ना R क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता है सिंस P1 कितना है, जो आपको दे रखा था उसका कोस कंपोनेंट, P1 की वैल्यू कितनी है, P cos थीटा। दिस इज योर इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 2, पुट दिस, तो E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2K P cos थीटा अपॉन R क्यूब। अब देखिए, अब जो P है वो है जो इनिशियली था, अब जो P है वो इनिशियली वाला है। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अच्छा डायरेक्शन, तो एक्सियल लाइन पे डायरेक्शन हमेशा आप देखते हो किस तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी E1, दिस विल बी योर डायरेक्शन ऑफ E1। क्लियर है बेटा। सिमिलरली लेट E2 be the electric field produced by component P2 at P, है ना। E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इस P2 कंपोनेंट ने बनाया है P पे।
और आपको साफ साफ पता है कि इस डाइपोल के लिए ये पॉइंट किस लाइन पे लाइक करता है, इक्वेटोरियल लाइन पे। मिटा दें तो E2 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब, E2 का वैल्यू हो जाएगा सिंपल K P2 अपॉन R क्यूब। सिंस P2 का वैल्यू कितना है बेटा, P साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू यहां पुट करूंगा तो E2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, KP2 की वैल्यू कितनी आ गई, P साइन थीटा अपॉन R क्यूब। दिस इज योर इक्वेशन नंबर। अच्छा E2 का डायरेक्शन कितना होगा, देखो E2 किसकी वजह से बना है, सेकंड डाइपोल P2 की वजह से। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसकी वजह से इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो अभी बताया था ना डायरेक्शन किस तरफ होती है, अभी बताया था डाइपोल मोमेंट के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर ये इस तरफ है तो ये किस तरफ होगा, इस तरफ, ये इस तरफ E1 और ये इस तरफ E2, ठीक है। और ये एंगल कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। दिस विल बी योर 90 डिग्री एंगल। तो इस पॉइंट P पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए, E1 और E2। अगर ये दोनों आ गए हैं तो आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या निकाल सकते हैं बेटा, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड will be resultant of E1 and E2, ठीक है, E1 and E2। तो E1 इस तरफ काम कर रहा है, E2 इस तरफ काम कर रहा है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे काम कर रही है। अब इन दोनों के बीच का एंगल पता है तो बताओ रिजल्टेंट निकाल सकते हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ना रिजल्टेंट, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली कोई समस्या वाली बात नहीं है। मैंने कहा ना जब दो वेक्टर और उनके बीच का एंगल पता हो तो रिजल्टेंट निकालने का सीधा तरीका है हमारे पास में, ठीक है ना। रिजल्टेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला है, एंगल नहीं पता है तो क्या करेंगे, कंपोनेंट। लेकिन इस बार एंगल पता है, एंगल पता है तो ई नेट कितना आ जाएगा, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कोस 90। कोस 90 कितना होता है रे, 0। कोस 90 कितना होता है, 0 0 0। अगर ये 0 है तो पूरा ही 0 हो जाए। दिस कंप्लीट विल बी इक्वल टू 0 सिंस कोस 90 इज 0 is equals to 0, so this quantity will be equals to 0। if this quantity equals to 0 तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचेगा, ई नेट कितना बचेगा रे, ई नेट बचेगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ठीक है ना, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। चलिए दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5 और 6 व्हाटएवर इट इज, चेक कर लेना। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ 4, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, 3 एंड 4 की वैल्यू उठाइए, 5 में पुट कर दीजिए। तो ई नेट कितना मिलेगा, अंडर रूट 2 KP कोस थीटा अपॉन R क्यूब का होल स्क्वायर प्लस KP साइन थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी R क्यूब का होल स्क्वायर। जो कॉमन चीजें हैं वो बाहर ले लो, ठीक है। जो कॉमन चीजें, कॉमन कौन कौन है, K कॉमन है भाई साहब मुझे दिख रहा है, P कॉमन दिख रहा है मुझे, और R कॉमन दिख रहा है, तो बाहर ले लीजिए ई नेट। अच्छा बाहर कैसे आएंगे, पहले स्क्वायर होगा फिर बाहर आएगा। पहले स्क्वायर के का कैसे निकाल सकते हैं भाई, के का स्क्वायर यहाँ आएगा तो के स्क्वायर आ जाएगा, और के स्क्वायर बाहर आएगा तो सिर्फ के बचेगा। तो आप डायरेक्टली इनको बाहर ले लीजिए, तो क्या क्या बाहर आ गया, के पी अपॉन R क्यूब। अंदर क्या बच गया बेटा, रूट में बच गया 2 कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का, ठीक है, समझ आ गया। चलिए ई नेट कितना हो गया, के पी अपॉन R क्यूब अंडर रूट, इसको बेटा पूरा लिख लेता हूं मैं, तो इसको पूरा क्या लिखूंगा, 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट खोल लिया मैंने, ठीक है, समझ आ गया।
चलिए ई नेट के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट, अच्छा इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोई दिक्कत है क्या? 4 कोस स्क्वायर थीटा को अगर मैं 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये अभी भी टोटल 4 कोस स्क्वायर थीटा के बराबर है। ऐसा मैंने क्यों किया है आप देख लीजिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को अब मैं क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ, तो ई नेट कितना हो गया के पी अपॉन आर क्यूब और अंदर बचेगा अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये आपका हो गया है बेटा किसी भी जनरल पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको थीटा पता है, उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट T पता है, उस डिस्टेंस उस पॉइंट का पता R, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब दिमाग में सवाल आना चाहिए ये कि सर क्या ये रिलेशन करेक्ट है, ठीक है ना, ये बात पता भी तो नहीं चाहिए, मास्टर कुछ भी करवा दिया इतना लंबा चौड़ा, ये भी तो पता होना चाहिए क्या ये सही है, तो इसको थोड़ा वेरीफाई कर लेंगे। तो पहले एक छोटी सी चीज है वो और करवा देता हूँ, फिर इसको वेरीफाई करेंगे। तो छोटी सी वो चीज क्या है बेटा, ध्यान दीजिए, फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। छोटी सी वो चीज है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अभी हमने बात करते चले, एक्सियल लाइन पे होती है इन द लाइन ऑफ डाइपोल मोमेंट, सेम डायरेक्शन। इक्वेटोरियल लाइन पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता दी थी, इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। जनरल पॉइंट P पे भी तो पता होनी चाहिए। ये जो ई नेट आया है ये किस तरफ होगा, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो सीधी बात है इस तरफ होगा, दिस विल बी योर ई नेट इन बिटवीन E1 एंड E2, ठीक है। कितने डिग्री एंगल पे, मान लेते हैं अल्फा, तो अल्फा क्या बताएगा डायरेक्शन, अल्फा क्या बताएगा डायरेक्शन, अल्फा क्या बताएगा डायरेक्शन, बेटा अल्फा कितना होगा, ठीक है ना। तो अल्फा विल बी, आपको क्या, अल्फा विल टेल द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इसको निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, वो क्या है, वो क्या है देख लीजिए, ये पॉइंट P था, इस तरफ हमारा काम कर रहा था E1, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन काम कर रहा था E2, और यहां पे मैं बता रहा हूं कौन है ई नेट है, ठीक है ना। आपको पता करना है, तो डायगोनल आप चाहो तो इसको पैरेललोग्राम लॉ से कर लीजिए, आप चाहो तो इसको ट्राइंगल लॉ से कर लीजिए, आपकी मर्जी है, आपको तो अल्फा फाइंड करना है। तो अल्फा फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर लेते हैं, ट्राइंगल को कंप्लीट करेंगे तो E2 के पैरेलल है, तो ये भी कितना हो जाएगा E2, और ये E1 है ही। इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर आप tan अल्फा निकाल लीजिए, तो tan अल्फा कितना आएगा, tan अल्फा किसके बराबर है, tan किसके बराबर होता है, tan किसके बराबर होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया E2 और बेस कितना हो गया E1, E2 E1, सो tan अल्फा विल बी इक्वल टू, E2 का वैल्यू अभी आपने निकाला कितना आया था, E2 का वैल्यू बताइए कितना आया था, इसे चेक करिए। E2 किसकी वजह से बन रहा था, E2 सेकंड कंपोनेंट की वजह से बन रहा था इक्वेटोरियल लाइन पे, तो उसका वैल्यू कितना आया था KP साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, अपॉन E1 का वैल्यू कितना आया था 2 KP कोस थीटा अपॉन आर क्यूब से आर क्यूब, KP से KP, तो अल्फा इक्वल्स टू आ गया tan इनवर्स, इधर भेज दीजिए आप इसको, इधर कितना बचेगा बेटा tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा, साइन अपॉन कोस किसके बराबर हो जाएगा बेटा tan के बराबर हो जाएगा ना, तो अल्फा इक्वल्स टू आ गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, आप tan को इधर भी रख सकते हो, tan अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2, tan अल्फा हमेशा किसके बराबर होगा tan थीटा बाई 2 के, तो दिस विल बी योर डायरेक्शन। वेरीफाई कर सकते हो इसको, जैसे कि मैं मैग्नीट्यूड वेरीफाई करा देता हूँ कि अभी मैंने बोला कि इतना बड़ा जो फॉर्मूला, यहाँ तक लिख लीजिए पहले आप पूरा, ठीक है ना। ये डायरेक्शन हो गई बेटा, तो आपको डेरिवेशन जनरल पॉइंट आता है तो यहाँ तक करके आना है,
ठीक है, अब इसको वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि हमारी बात सच है, ठीक है ना। ये एग्जाम में नहीं करवाना बेटा, एग्जाम में नहीं करना, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि इतना बड़ा जो फॉर्मूला निकाला है क्या ये सही है। आपने किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पी पे निकाला था, वो कितना आया था, हाँ, कितना आया था बेटा, दैट कम्स टू बी के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, इतना आएगा, ठीक है ना। चलिए, ये डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, इक्वेटोरियल लाइन है, ये एक्सियल लाइन है। अब पॉइंट पी को मैं मान लेता हूँ जनरल पॉइंट को कि एक्सियल लाइन पे, ठीक है ना। हाँ सर हमने निकाल रखा पहले, हाँ निकाल रखा है, लेकिन अगर आपको नहीं पता होती, आपको सिर्फ जनरल पॉइंट का पता है, तो पी तो जनरल पॉइंट ही है डाइपोल के लिए, इस टाइम ये पी भी तो जनरल पॉइंट ही है कोई भी, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इस बार आपको पता चल गया जनरल पॉइंट पी यहाँ पर है, तो बताओ इससे इसको कनेक्ट करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, कितना हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है ना। तो ऑन एक्सियल लाइन थीटा इक्वल्स हो गया 0 डिग्री, 0 हो गया, तो ई एक्सियल कितना हो जाएगा, इस इक्वेशन के अंदर थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1, कोस 0 कितना होता है 1, तो 3 प्लस 1 4, ई एक्सियल कितना आ जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 4 का रूट बाहर आ जाएगा, ई एक्सियल कितना आ गया 2 के पी अपॉन आर क्यूब विच इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। डायरेक्शन निकालने चाहते हो तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए 0, tan 0 कितना होता है, tan 0 कितना होता है भाई 0 होता है, तो tan इनवर्स 0 का वैल्यू आ जाएगा, फिर 0 डिग्री आ जाएगा ना भाई, अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू भी 0 आ गया, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ हो, ठीक है ना। चलिए एक वेरिफिकेशन हो गया। दूसरा, ऑन इक्वेटोरियल लाइन अगर आप बात करते हैं, इक्वेटोरियल लाइन पे अगर आप बात करेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री। अगर जनरल पॉइंट पी लाई करता है इक्वेटोरियल लाइन पे, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा यहीं से लेते थे मिड पॉइंट से 90 डिग्री, 90 हो जाएगा, तो यहाँ पर 90 पुट कर दीजिए, तो ई एट इक्वेटोरियल कितना आ जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर 90 प्लस 1, कोस 90 कितना होता है 0, तो दिस टर्म विल बी 0, अंदर बचेगा रूट में प्लस 1 की जरूरत नहीं है, 1 ही आ जाएगा, ई इक्वेटोरियल कितना आ जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब, और यही आता है, यही आता है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ आता है, इस तरफ आता है। तो यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू इस बार क्या पुट कर दीजिए, थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दीजिए, थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए बेटा 90, आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, काम हो गया आपका। चलिए, तो यहाँ पे हमारे डाइपोल का तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारे रहेंगे बिहेवियर ऑफ ए डाइपोल इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन, ठीक है। तो 2 टॉपिक और बच गए हैं डाइपोल के, तो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, ठीक है ना। सब लोग सेफ रहिए, घर पे रहिए, और कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, थैंक यू। भागो।